परबसर में डेवलप हो रहे मिनरल इंडस्ट्री के जो अन्वेषण के लिए हम निकले हैं और हमें शायद लगता है कि एक अच्छे समझदार उद्यमी और एक अच्छे उद्यमी नेता से मुलाकात हो रही है हमारी। मैं आपका परिचय सबसे पहले आपसे खुद से जानना चाहता हूँ। राम सिंह राजावत, विनायक मिनरल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट कैल्साइट पाउडर एंड डोलोमाइट इन 200 से 500 इंच तक यूजेज भी बोलो क्या ये हमारी जो प्रोडक्ट हैं मोस्टली डिटर्जेंट सिरामिक इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। राम सिंह जी, जो मुझे आपके बारे में पता चला है वो ये बात समझ में आती है कि आप मैनेजर भी हैं, इंडस्ट्री को जानने वाले टेक्निकल पर्सन भी हैं। मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है आपका एजुकेशनल नॉलेज नहीं है, कैसे नॉलेज गेन किया, इस इंडस्ट्री क्यों चूज़ किया, क्या स्कोप नज़र आया कि आपने सारी चीज़ों को छोड़ के हुए इस इंडस्ट्री में आए। थोड़ा सा आपका बैकअप बताइए, कहाँ शुरुआत में आप काम करते थे। शुरुआत मैंने गुजरात से स्टार्ट की। बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह है, ट्राइबल एरिया है, छोटा उदयपुर करके, वहाँ मैंने मिनरल डोलोमाइट था, वहाँ पे माइनिंग से संबंधित काम था। उसके बाद मैं मिनरल ग्राइंडिंग में आया, 1 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद में मैंने मेरा खुद का पार्टनरशिप फॉर्म एक बनाई, उसको वहाँ गुजरात में 12 साल तक कंटिन्यूस चलाया और बहुत अच्छे लेवल पर चलाया। इसमें हमने वहाँ एक रिनोवेशन भी किया था, जो आज आप रंगोली नाम सुनते हैं एक्चुअल में। अच्छा। रंगोली प्रोडक्ट वहाँ हमने जारी किया था, वो हमारा सेकंड टर्म था। मेरे से पहले वहाँ पे एक ही आदमी बनाते थे पूरे भारत में। अच्छा, पूरे भारत में एक ही आदमी बनाते, आपने रंगोली प्रोडक्ट बनाया। क्या खासियत है उस प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट मतलब पहले जो रंगोली प्रोडक्ट होता था वो आटे से बनता था। वो एक वेस्टेज हो रहा था, खाद्य पदार्थ का वेस्ट था। हम लोगों ने सोच के सुना मिनरल पाउडर है, इससे भी वही चीज़ बन सकती है जो अपने खाद्य पदार्थों से बन रही है। अच्छा, तो हमने उसको लॉन्च किया, बहुत अच्छा हमको। मिनरल्स से रंगोली बने। उसमें कलर्स बहुत सारे कलर में तो कैसे करते थे उसको, मतलब क्या अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स बनाते? एक रंगोली के कितने? हमने वहाँ पे 20 किलो और 50 किलो की पैकिंग दी थी। फिर छोटे लेवल पे पैकिंग सिंगल कलर की पैकिंग की थी। अच्छा, जैसे रंगोली मिक्सअप करना है तो मतलब ये तो हो गया कि आप गुजरात गए लेकिन राजस्थान भुला नहीं पाए। रंगोली राजस्थान की रंगोली वो आपके कैसे दिमाग में इस इंडस्ट्री को रंगोली वाली चीज? नहीं, मेरे खाद्य पदार्थ के हिसाब से ही आई थी कि खाद्य पदार्थ का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब आटे से मोस्टली लोग उसको रंगोली बनाते थे, तो एक वेस्टेज ही था, वो दोबारा काम में आता नहीं है एक बार बनने के बाद में। तो क्यों नहीं अपन सेम आइटम को, मिनरल है जो खूब है, वेस्टेज आइटम ही है, कोई ज़्यादा यूज नहीं है इसका खाने में, उसको प्रोडक्ट को क्यों नहीं लॉन्च करें कि लोगों की दूसरी आवश्यकताएं जो खाद्यान्न के प्रति काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं वो कम हो सकती है। अच्छा। ये लेके हमने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ये आपका दावा है कि आप इंडिया में सेकंड प्रोड्यूसर है जो रंगोली को बनाए हैं। अभी क्या चल रहा है? बहुत फ्लोरिश हो गया। कितने टाइम पहले की बात है ये? करीब 13 साल पहले। 13 साल पहले आपने रंगोली प्रोडक्ट लॉन्च किया था मार्केट में, एक आटे की बचत करने के लिए, जो हमारे एक दाल रोटी की बात है उसके बचत करने की सोच है। और सारे बिजनेस, बड़े एक बिजनेस का एक बड़े प्रणेता बन गए। राम सिंह जी, एक चीज़ हमें मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आई थिंक आपका जो एजुकेशन है वो जनरल एजुकेशन है, जनरल ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं आप। ये टेक्निकल लाइन कैसे चूज करिए, क्या इसका बैकअप क्या है? टेक्निकल लाइन तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कि टेक्निकली साउंड बिजनेस नहीं है, ये समझ के बेस पे इंडस्ट्री लगी हुई है। मतलब आदमी थोड़ा सा अपनी जिज्ञासा रखें और थोड़े सा पीछे से टेक्निक को सीखते हुए चले, थोड़ा सा गाइड कोई करने वाला मिल जाए तो बहुत जल्दी आदमी इस लाइन में कैप्चर कर सकते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे स्कूल में, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है। और उस हिसाब से शायद आपके पेरेंट्स ने ये कल्पना करी होगी कि आप एक अच्छे अधिकारी, RS IAS बने हैं, ऐसा कुछ सोचा होगा। जहाँ तक मुझे ऐसा उनकी भावनाओं को दरकिनार करके एक उद्यम वाला जो एक संघर्ष वाला, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एक युद्ध है ये, इसमें कैसे कूदे आप, क्या सोच के? सपना तो मेरा भी ऐसे, तो मैं आपको बताऊं, पहला सपना मेरा मिलेक्टर में जाना था। अच्छा। और मैंने जो ये
क्या होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए क्वालिफाई एग्जाम होता है, एनडीए सीडीएस, वो मैंने कंप्लीट किया हुआ है। इंटरव्यू के लिए मैं कॉल लाया हुआ है, लेकिन बैड लक रहा कि मैं बीमार रहा, इंटरव्यू नहीं दे पाया। उसके बाद में मैंने मोटो RS का बनाया था। RS में मेरे एग्रीग्रेड 62% मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन हिस्ट्री के एक पेपर में फेल होने की वजह से इंटरव्यू नहीं दे पाया। अच्छा, अब इंटरव्यू से मिस किया हिस्ट्री के कारण, इतिहास कमजोर है आपका। इतिहास में एक पेपर, 2 पेपर होते थे उस टाइम पे, एक पेपर में फेल हुआ हूँ इतिहास में। अच्छा, तो उसकी वजह से, वरना मेरे जो कलीग्स थे वो 58% पे भी RTS बने। उसके बाद में मेरे मन में आया भी अपने नज़दीक में नौकरी नहीं लिखी है, कुछ बिजनेस की तरफ मूव करते हैं, और फिर मैंने ये चूज किया। अच्छा, मेरे एक पलायन की सोच का मतलब आधार के आपने एक उद्यमी बनने की सोची कि नहीं, मुझे शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, किस्मत में ये सोच वहाँ कोशिश नहीं करी। लेकिन शायद उद्यम में तो ये खेल नहीं है, यहाँ तो हर बार किस्मत से मुकाबला करना पड़ता है। तो रोजाना किस्मत आपके अगेंस्ट में खड़ी होती है और आपको किस्मत को ओवरटेक करके निकलना पड़ता है। ये चेंज कैसा है? उद्यम में तो ये हमेशा संघर्ष है। RS के एक ही बार में आपने हाथ जोड़ लिए, मुझे RS अब नहीं बनना है। उद्यम में तो आप नहीं जोड़ पा रहे। नहीं, उद्यम में फ्लोरिश भी मैं तो एक बहुत छोटे घराने से निकला हूँ, किसान परिवार से हूँ, और हमारी आर्थिक पोजीशन बहुत कमजोर रही हुई है, लेकिन एक कार्य करने की जिज्ञासा मन में रही, और एक मोटो बना लिया मैं बिजनेस करना, नौकरी नहीं करनी है। मैं सीधी क्या फर्क है एक उद्यमी और एक सर्विस क्लास में, RS IAS की जो सर्विस क्लास, और एक उद्यमी में, एक सुख में क्या फर्क, क्या चीज़ है जो हमें वहाँ नहीं मिलती और यहाँ मिलती है? खुशी इस बात की मिलती है कि इसमें वहाँ मैं एक नौकर बन के काम करता हूँ, और यहाँ एक मैं मालिक बन के काम कर रहा हूँ। मेरे को खुशी जो बात की होती है, चाहे प्रोग्रेस होए या नहीं होए, मैं डायरेक्टली कम से कम 10 से 20 परिवार को डायरेक्टली रोजगार देता हूँ। मेरे को एक इस बात की खुशी होती है कि मेरी वजह से कम 10 परिवार तय हुए। ये बहुत बड़ा बिल्कुल एक सामाजिक योगदान सा योगदान ले लो। लेकिन इस योगदान के पीछे आपका सेक्रीफाइस बहुत हो जाता है, आपका परिवार छोड़ना पड़ता है, आपके अपने सारे शौक छोड़ने पड़ते हैं, सोना उठना जागना खाना पीना सब कुछ। एक शुरुआत के 10-20 साल तो ऐसे लगते हैं कि पता ही नहीं है कब गुजर गए। वो सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। उसको लेकर क्या महसूस करते हैं? परिवार से बिछुड़े भी होंगे, दूर भी नहीं। व्यापार में परिवार से बिछड़ना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और बिछड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि साथ लेके चलते हैं, एक ही जगह व्यापार कर सकते हैं। परिवार के साथ में व्यापार होता है, और परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली बिजनेस में होता ही है किसी न किसी रूप में। नहीं, लेकिन आपने अपने बिजनेस को गुजरात से राजस्थान में शिफ्ट किया, उसका आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि आपको परिवार के नज़दीक क्या आपको और चाहिए थी? वो मेरा मतलब पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादातर लोगों की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा। और मेरी फैमिली एक बड़ी होने के नाते मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ा लिखा परिवार नहीं होने के कारण परिवार में मैं अकेला एक आदमी पढ़ा लिखा हूँ, बाकी मेरे सारे भाई नॉन मैट्रिक हैं। तो उनकी वजह से मेरे को थोड़ा सा सेटअप करना है या दूसरी जिम्मेदारियाँ संभालना। इसलिए राजस्थान आप गुजरात से अपना बिजनेस को यहाँ शिफ्ट किया मिनरल्स में। वहाँ कौन से मिनरल्स में आप? डोलोमाइट्स। यहाँ डोलोमाइट कैल्शियम और डोलोमाइट दोनों प्राय के आप ही कैल्शियम में बिजनेस किया। एक चीज़ रामचंद्र जी ऐसी मानी जाती है राजस्थान के इंडस्ट्रियल मामले में कि हमारे जो यहाँ का सीनियरियो हैं, यहाँ का सोसाइटी है, यहाँ का गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ एंटी इंडस्ट्रियल है, मतलब इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नहीं है ये सारी चीज़ें। आपका अनुभव भी रिसेंटली जब से आपने 2 साल से इंडस्ट्री यहाँ चालू करी है, क्या कहता है? क्या ये आरोप सही है राजस्थान के ऊपर? नहीं, आरोप सही है, लेकिन थोड़ा बदलाव तो आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है। नए एंटरप्रेन्योर यहाँ सेटअप होने की सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है, तो थोड़ा बदलाव तो आ रहा है। थोड़ा आ रहा है, अभी जरूरत बहुत है। सोसाइटी भी इतना बैकअप नहीं दे पाती है हमें। सोसाइटी नहीं देने का कारण यही है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन होने के कारण अभी व्यापार पे ज़्यादातर लोग पर ध्यान नहीं दे पाते। हमारी गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ। एनवायरनमेंट आई थिंक इतना फ्रेंडली नहीं, कई तरह से आप धूल उड़ जाएगी, आपके मिनरल में आ जाएगी, आप उसको कैसे पैक करें? आंधी चलेगी, बारिश भी नहीं है, पानी की बड़ी दिक्कत है। एनवायरनमेंट को तो काफ़ी हद तक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल इतना डेवलप हो गया है कि एनवायरनमेंट के जो इफेक्ट्स हैं
उनको टेक्नोलॉजी के द्वारा दूर कंट्रोल कर कर सकते हैं, सकते हैं। कंट्रोल कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा आपको एनवायरनमेंट को लेकर भी दिक्कत नहीं। दिक्कत अच्छा, 2 साल का जो पूरा आपका जो ये समय निकला आपका राजस्थान में, सबसे बड़ी चुनौती आपकी क्या रही, जिस चुनौती का आपने फेस किया है यहाँ पर? चुनौतियों की यहाँ जो सरकारी मदद और जो गाइडनेस मिलनी चाहिए वो अभी भी इंडस्ट्रिस्ट को पूर्ण रूप में नहीं मिल बैकअप नहीं है इतना, और इतना माहौल कंपेरेटिवली दूसरे स्टेट से करें तो। जी, इतना माहौल भी इतना खड़ा नहीं हो पाया। माहौल नहीं खड़ा होने का वही है, सरकारी जो सुविधाएं होती है, जो गाइडनेस होती है, वो अपनी यहाँ पे नहीं मिल पा रही। ठीक है। गुजरात से आपने राजस्थान में अपने गृह राज्य में आने, खासतौर पर अपने सामाजिक जिम्मेदारी के साथ उद्यमिता को बरकरार रखने के लिए आप राजस्थान में आए, मिनरल से आपका जुड़ाव था। एक चीज़ वही वापस बात है कि मिनरल का जो इंडस्ट्री है राजस्थान में जनरली दूसरी जगह काफ़ी जगह फैली हुई हैं, आबू रोड में भी हैं, राजगढ़ में भी हैं, और भी कई जगह हैं, अलवर में भी हैं। उसके बावजूद आपने ऐसी जगह पे अपने मिनरल इंडस्ट्री को वापस रीस्टार्ट करने की क्यों सोची, जहाँ पर आई थिंक जब आप आए थे तब तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। वो डिसीजन आपने क्यों लिया? एक एडिशनल बेस था यहाँ पे, जो रॉ मटेरियल है मकाना का, वो वेस्टेज के तौर पे बाहर फेंका जा रहा था, और उसकी कॉस्ट हमारे यहाँ जहाँ से जरूरी है वहाँ बहुत ही कम रेटों पे मिलने की संभावना थी। उसकी वजह से मैंने गुजरात से थोड़ा सा वो भी ट्रांसपोर्ट किया, लेकिन वजह बाद में कुछ उल्टी हो गई। अभी फिलहाल अब रॉ मटेरियल वही डील पे आने लगे, अब रॉ मटेरियल की वैल्यू वापस खड़ी हो गई है। पर फिर भी खुशी है कि हम लोग इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, एक वेस्टेज को बढ़िया प्रोडक्ट बना के उसका यूज कर रहे हैं। यहाँ का रॉ मटेरियल एक शायद आपका सिलेक्शन का भी सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो अपना इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। थोड़ा सा आपका जो होम गृह नगर है जयपुर, उससे भी आपको नज़दीकी पड़ती है। यहाँ के इंडस्ट्री का डेवलप, ऐसा कहा जाता है कि मकराना का जो माइनिंग है सबसे पुराना है राजस्थान से। आज़ादी के समय ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ मकराना में माइनिंग होती है, इसके अलावा कहीं माइनिंग होती है। तब से यहाँ पर रॉ मटेरियल निकल रहा है। उस रॉ मटेरियल को इतना लेट तक इग्नोर क्यों किया गया? आई थिंक यहाँ पर रॉ मटेरियल का जो मिनरल का यूरोप में यूज़ होना है वो शायद 2005 के आसपास शुरू हुआ है, और अभी भी शायद 2010 से थोड़ा सा बढ़े हैं, और अभी भी शायद आप बता रहे 15 मिनरल इंडस्ट्रीज हैं, 15 डेवलप मतलब तैयार हुई, जो भी मतलब मशीनें चालू हुई है वो भी पूरी ग्रोथ नहीं करी। यहाँ का रॉ मटेरियल के प्रति इंडस्ट्री की, मिनरल इंडस्ट्री की इग्नोरेंस की वजह क्या हो सकती है? इसको मार्बल जो शब्द दिया गया है, केमिकल लैंग्वेज में मार्बल अपने आप में कोई उसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो लोगों को मार्बल के बारे में ही नॉलेज थी। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोस्टली यहाँ के ज़्यादातर माइन ओनर और जो भी इंडस्ट्रीज लोग थे उनको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं था। इसकी वजह से ही इसके दूसरे क्या यूज हो सकते हैं उसकी ओर गए नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी जो माइनिंग थी वो बेस्ट थी, क्योंकि वर्ल्ड में बेस्ट मार्बल माना जाता था उस जमाने में। तो लोगों को उसमें बहुत अच्छी कमाई होने की वजह से जो इसके दूसरे इफेक्ट्स पे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया और गए ही नहीं। अच्छा, वो मिनरल का तब तक वो डंप बना रहा है, जो वेस्टेज का डंप बना। इस समय जो आप मिनरल जो खासकर अभी शुरुआती 2-3 साल ही मिनरल खड़ा हुआ मकराना के साथ में, अभी जो मिनरल आप यूज़ कर रहे हैं वो खान से ले रहे हैं या जो कटिंग के बाद वेस्टेज निकला उसका यूज़ कर रहे हैं? हम लोग दोनों यूज कर रहे हैं। खान से भी डायरेक्टली माल आता है, लेकिन उसमें ग्रेडेशन बनी हुई नहीं आती है, उसके लिए हमें अलग से लेबल लगाना पड़ता है, तो ग्रेडेशन करवानी पड़ती है। वहाँ पे मकराना में अभी काफ़ी सारे लोग अपने अपने छोटे छोटे प्लॉट्स लेके ग्रेडेशन कर रहे हैं, उनके द्वारा हम ज़्यादा पसंद करते हैं माल लेना। टुकड़े जो आप, हाँ, ऐसे जो सैलरी जो होती है गैंगस्टर्स की, उसको सुखा के भी काम में ले रहे हैं, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। जो टुकड़ियाँ हैं उसको भी हम मिनरल पाउडर बनाने के लिए काम में ले। अच्छा, जो मकराना का जो मूर्ति कला बाजार है वो आपकी काफ़ी काम आता होगा? मूर्ति कला का जो वेस्टेज रहता है वो हमारे लिए काम आता है, और वो बेस्ट क्वालिटी का एक प्रोडक्ट रहता है, छोटे बड़े टुकड़े वाइटनेस भी, वो अच्छी क्वालिटी के पत्थर भी यूज लेते हैं। क्वालिटी
राजस्थान में मिनरल्स के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। राजगढ़ हो गया, आप जैसे बता रहे थे, मकराना में हो गया, अलवर में हो गया, और राजनगर हो गया, राजनगर हो गया, उदयपुर उदयपुर। हो गया। ठीक है। उन सारे मिनरल्स से हमारे यहाँ का जो परबसर का मिनरल को कंपेयर करें तो क्या खासियत है जो अलग करती है इसको उनसे? परबसर में अपने आप में कोई मिनरल नहीं है, मकराना में मकराना का मिनरल है, यहाँ की मिनरल परबसर की इंडस्ट्री है। जी जी। तो ये कैल्साइट की श्रेणी में आता है यहाँ का मिनरल, और कैल्साइट में बेस्ट कैल्साइट है। थोड़ा सा अपन केमिकली इसके एनालिसिस करें तो आबू के मुकाबले थोड़ा सा इंफीरियर है, लेकिन यहाँ की जो ग्लेजिंग और वाइटनेस ब्राइटनेस है वो बेटर होने के कारण यहाँ के कैल्साइट को अच्छा रेस्पॉन्स है। चमक ज़्यादा प्रीफर करें। मिनरल्स जो निकल रहे हैं उसको जो आप बनाते हैं उसका बेसिक कंजम्पशन कहाँ पर है, कौन से मार्केट्स में? यहाँ का जो कैल्साइट है मकराना का मार्केट मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया पूरा कवर होता है, अप टू जम्मू तक मार्केट मिल रहा है। खासकर इसका जो यूजेज हैं वो डिटर्जेंट में, सिरामिक में, पेंट इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में और पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, आपके फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, और अपने आप में इसका कैल्शियम कार्बाइड करके भी एक प्रोडक्ट आता है, कैल्शियम कार्बाइड में भी यूज होता है, केमिकली यूज। अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। सारा जो भी डंप पड़ा था मकराना का, उस डंप को आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो तेज़ी से आपकी 15 फैक्ट्रियों ने सारा पैक कर लिया डंप को। इस समय क्या सिचुएशन, डंप कितना वैसे पड़ा है? वैसे डंप अभी बहुत कम रह गया। डंप जो मिक्सिंग वाला जो डंप था उसको थोड़ा सा हटाने में अभी टाइम लगेगा, उसकी ग्रेडेशन बनने में लेबोरियस काम है। बाकी जो एक जैसा जो मकराना का प्रॉपर कटा हुआ है वो डंप लगे हुए हैं, वो बहुत ही जल्दी फिनिश हो गया। 15 फैक्ट्रियों ने अपने 2 साल में निपटा दिया। आने वाले समय में वो सारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आ रही है। नहीं तो डंप इतने सालों से 200 सालों का डंप कहाँ गया? कि जमीन के नीचे दब गया या कैसे क्या हुआ? नहीं, डंप यहाँ प्रॉपर ही लोगों ने प्रॉपर ही वो बनाया ही नहीं, डंप स्टोरेज नहीं किया, प्रॉपरली स्टोरेज नहीं किया। इधर उधर आपस में खेतों में बहुत सारा डंप कर दिया, तो वो छिटकाया हुआ होने की वजह से वो वापस कलेक्ट होने में काफी तरह वो जमीन में दब गया, मिट्टी में बिखर गया, वेस्टेज हो गया, उसकी उपयोगिता नहीं, उपयोगिता कम। आज इस समय मकराना का जो आम आदमी है वो उस डंप को किस रूप में लेता है? आज तो डंप करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मतलब इकट्ठा होता है, पत्थर दो टुकड़े, लड़ाई हो रही है, मतलब माइनिंग पे ही लोग उसको ग्राहक मिल जाते हैं, वहां से अपने आप उठा के उल्टे पैसे देके। एक जमाना था आज से 3 से 4 साल पहले, माइनिंग वाले सामने से पैसे डंप हटाने के देते थे। अच्छा, हमारे कचरा ले जाओ और ये पैसे ले जाओ, बल्कि किराए का पैसा ले जाओ, इतने पैसे में हटाना। अब जबकि ठीक विपरीत हो गया, अब बायर्स को कहना पड़ता है आप इतने पैसे लो, हम आपका ये डंप कचरा उठाएंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी, लेकिन अब सोशल कंसर्न है, आपको बिजनेस के रूप में पैसा पे करना पड़ रहा है। अब तो मतलब अब भी आपका तो माइनिंग डिपेंडेंट बिजनेस हो गया। जी, इस समय मतलब मकराना में डंपिंग खत्म, कच्ची फिनिश होगी या होने वाली है, उसके बाद आपकी इंडस्ट्री भी माइनिंग पे आ जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। अच्छा, मकराना में जो इस समय जो खासतौर पर माइनिंग के ऊपर जो मकराना विद्यार्थ के जो खानों पे जो असर पड़ रहा है, 2 तरह के जो एक सरकारी जो स्टे चल रहे हैं, कुछ खाने लाइन पर बस लाइन के कारण बंद हो रखी है। दूसरी बात, जो खानों में पानी भर गया, जो वहाँ का पानी का आउटिंग करने का नहीं मामला, तो उसके कारण खाने बंद हो गए सारी, काफ़ी 200-250 फीट पानी उसमें जमा हो गया। उन सारे जो नकारात्मक चीज़ें, उसका प्रभाव आपकी इंडस्ट्री में भी अभी आ रहा है या अभी कोई फिलहाल तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने समय में उसका आ सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत है, अभी बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, प्लस माइनिंग में भी नए एरियाज आ जाते हैं, नई ओपन होती रहती हैं, तो कोई मैं समझता हूँ ठीक है, प्रोडक्ट महंगा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अभी तक तो एक जैसे आप गरुड़ की तरह काम कर रहे हैं, गरुड़ जैसे सब जगह से अपना कचरा उठा के आके ऐसे अपनी इंडस्ट्री लेके आइए। अभी भी हमें मकराना में सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों के एक बहुत बड़े से टीबे दिखते हैं, सफ़ेद सा वाइट सा कुछ है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, पांडू देसी भाषा में कहते हैं। हाँ। वैसे उसको इंग्लिश का सैलरी बोलते हैं।
देसी वस्तु सुना मैंने, पांडु, मैंने कहा पांडु कोई क्या है, बहुत बड़े बड़े, तो आई थिंक वो भी अभी बहुत स्टोरेज पड़ा है। गेंग साग से जो कटिंग होने के बाद में जो उसका वेस्ट निकलता है वो पांडु, वो भी आपकी इंडस्ट्री में बहुत काम आ रहा है। आई थिंक अभी तो काफ़ी पड़ा है, काफी 3-4 पहाड़ से पहाड़ बने हुए हैं जो पांडु स्टोर हो रहा है। नई जगह से तो पांडु नहीं जा रहा, वहाँ पर नहीं जा रहा है अभी नहीं, अभी तो सरकार ने बैन कर दिया, पांडु को यूज करने के लिए बाउंड कर रहा है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट। क्या कर रहे हैं अभी जो भी गैंग साथ से सैलरी निकलेगी उसको, नई गैंग साथ जो भी लगा रहे हैं उसको पॉल्यूशन वालों ने बाउंड कर दिया कि अपनी सैलरी खुद यूज करोगे या कहीं सेल आउट करो, मतलब आपको डंप नहीं करने, डंप करने के लिए मनाही। बिल्कुल, आप बोले किसी के साथ डील करो लेकिन आप पांडु पे नहीं छोड़, जो पड़ी है वो तो पड़ी है, उसका कोई नहीं है, उसको उठाए हैं लोग उठाए। अच्छा, उस पर एक को समस्या आती है, स्वामित्व वाली कौन है उनके स्वामी, पांडुओं का मालिक कौन? नहीं, पांडु के मालिक में ऐसा हुआ है, यदि इसकी इंडिविजुअल लैंड पे किसी ने डंप कर दिया तो वो जो रेवेन्यू होल्डर जिसका है वो उसका मालिक बन गया, और जो सरकारी लैंड पे पड़ी हुई है उसमें सारे मालिक है, जिसका भी कब्जा हो गया, जिसका मतलब मिनरल्स वाला का या नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस डंडे के जोर पे जिसने पहले कब्जा कर लिया कि ये तो मेरा है, वो खोद के खा, सरकारी लैंड में जो पांडु पड़ा। अच्छा, गवर्नमेंट भी नहीं कह रही है, कोई कुछ नहीं, पांडु वहाँ से हटा रहे अपने अपने आप से अपने बेस पे खड़ा। वहाँ तो झगड़े की भी थोड़ी नौबत आ जाती होगी, आपको भी और उनको भी आ जाती होगी। नहीं, हम लोगों को तो नहीं आती है, क्योंकि हम तो तैयार माल मोस्टली लेना पसंद करते हैं, डंप से डायरेक्ट यूज हमारे नहीं होता। तैयार कैसे? मतलब वो ग्रेडेशन करके देते हैं। अच्छा, वो प्रिपेयर करके देते हैं। अच्छा, एक फेज उनको पूरा करना होता है, फिर उसके बाद आप लेते हैं। तो आप तो पांडु से सीधा नहीं उठाते हैं? अच्छा, बिल्कुल। राम सिंह जी, हमें ये पता चला है कि आप जो मिनरल इंडस्ट्री और जो बाकी इंडस्ट्री जो परपसल में खड़ी हो रही थी को एरिया के अंदर, उन सबको एक करके एक संगठन के रूप में आप खड़ा कर रहे हैं, आप उसके सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। संगठन शायद से महीने भर ही हुआ उस संगठन का, क्या मकसद से संगठन चला रहा है, क्या आपके अगले 1 साल के आपके उद्देश्य उस संगठन के? हमारा जो मेन उद्देश्य रहा है वो सरकारी तंत्र से लड़ने के लिए हमने संगठन का निर्माण किया है, अपने हक को पाया सरकार से, जो भी आपको जो भी परेशानी आ रही है, खासकर रिको से हैं, पैटेक्स से हैं, उद्योगों से हैं, इसको लेके हमने एक आपस में सारे इकट्ठे होकर एक संगठन का निर्माण किया है। आने वाले 1 साल में हम लोगों का उद्देश्य है कि एक तो हम अपना निजी कार्यकारण का संगठन का भवन हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमें आश्वासन भी मिल गया है, हमको जगह मिलने की संभावना निकटवर्ष में नहीं है। हम आपसी कंट्रीब्यूशन से भवन भी निर्माण इसी 1 वर्ष में खड़ा कर लेंगे। प्लस हमारे जो लाइट, पानी, रोड और जो भी हमारी निजी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयासरत हैं, और करीब करीब हम लोग सफलताएँ भी अर्जित करते जा रहे हैं। और मैं मानता हूँ संगठन एक शक्ति होती है, उसका सही उपयोग करके राष्ट्रीय भावनाओं को से ओतप्रोत होते हुए राष्ट्रीय भावनाओं के तहत ही हम लोग इस संगठन का निर्माण चला रहे हैं, उसमें सफल भी हो रहे हैं। आपका जो मकसद है उसको पूरा भी कर रहे हैं। आप जैसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के जो संगठन का संभालते नेतृत्व करते हैं, इतनी सारी चीज़ करते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छे उद्यमी लोग मिलकर अच्छे प्रयास की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके संगठन, आपके मिनरल इंडस्ट्री और व्यक्तिगत रूप से आपको साइनिंग टाइम्स की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो। धन्यवाद।